जी अनिल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर तो आयात जो है आयुधों का वो कम करने पर लगातार जोर दिया जा रहा है और कम हो भी रहा है। इसके अलावा हम तकरीबन 150 ऐसे प्रोडक्ट हैं डिफेंस से जुड़े हुए, वो हम निर्यात कर रहे हैं अलग अलग देशों में, उसकी बहुत मांग हो गई है। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। हम लोग पूरी तरह से डिफेंस में विदेशों पे निर्भर थे। आज हम लोग न केवल अपनी जो ज़रूरतों की जो चीज़ें हैं वो खुद बना रहे हैं और विदेशों को भी निर्यात कर रहे हैं। मिसाइल्स आप देख लीजिए, तेजस विमान देख लीजिए। आज ये सब संभव हो पाया है माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दूरदृष्टि है और उनकी जो फ्यूचरिस्टिक जो अप्रोच रहती है। आज पूरा विश्व जहां बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, भारत पूरे विश्व में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, रुपए में व्यापार होना शुरू हो गया है। ये सब भारत को निश्चित रूप से आर्थिक रूप से बहुत सशक्त बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने बहुत प्रगति की है। और जो सबसे बड़ी बात हुई, पहले हम लोग कोई भी चीज़ विदेश से लेते थे तो बस केवल गए, चीज़ खरीदी और हम लोग वापस आ गए। आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र कराते हैं, वो एक बहुत बड़ा कदम है। अब देखिए, पिछले कुछ दिनों पहले, लगभग 6 महीने पहले, माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश गए, अमेरिका गए। वहाँ से वो जो प्लेन की टेक्नोलॉजी थी वो भी लेके आए जी। अब उस टेक्नोलॉजी से हम लोग अपना यहाँ प्रोडक्शन शुरू करेंगे, उसमें और डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। ये सब जो चीज़ें थी पहले नहीं होती थी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक पॉजिटिव अप्रोच है और उनकी चीज़ों को पूरा विश्व मानने लगा है कि किस प्रकार से वो अपनी बातों पे अड़ग रहते हैं। जहां आज पूरे विश्व में एक लीडरशिप क्राइसिस है, माननीय मोदी जी को आज पूरा विश्व एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में देखता है, एक प्रॉब्लम शूटर के रूप में देखता है और सबका विश्वास उनके ऊपर है। अमेरिका भी उनकी बात मानता है, रशिया भी उनकी बात मानता है। ये जो संतुलन है, ये उनका जो अपनी बात मजबूती से, सही बात मजबूती से रखने का जो एक तरीका है, निश्चित रूप से वो उनको बहुत सहायक होता है और उसका फ़ायदा भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के हर नागरिक को और भारत में जो हम लोग इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें हर चीज़ में हो रहा है। बिल्कुल डॉक्टर अनिल, और जैसा कि आपने कहा कि भारत न सिर्फ रक्षा बल्कि स्वास्थ्य और विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन रहा है और पिछले 10 वर्षों में भारत के जो संबंध हैं विभिन्न देशों के साथ मजबूत हुए हैं। G20 की अध्यक्षता के दौरान हमने देखा है कि भारत के नेतृत्व में विश्व के सभी देशों ने, G20 देशों ने भारत को सहयोग दिया, भारत की बात मानी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति बनी और ग्लोबल साउथ की ज़रूरतों को समझते हुए प्रधानमंत्री के अगुवाई में ग्लोबल साउथ को भी G20 का हिस्सा बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो आप पर आना चाहूँगी सुजीत जी, आप अंतर्राष्ट्रीय ये विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति में रहे हैं, तो भारत का जो पिछले 10 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो भारत की स्थिति मजबूत हुई है, विभिन्न देशों के साथ जो संबंध मजबूत हुए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शालिनी जी, 2004 से 2011 में विदेश में रहता था जी। उस समय भारत को लेके एक इतना नेगेटिव इमेज था लेकिन 2014 के बाद आज पूरी दुनिया मानता है भारत का जो स्टैंडिंग। आप G20 का बात आपने किया जी। देखिए, अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाना, 21वां मेंबर, ये बहुत बड़ी एक सफलता है। जो आज भारत को ग्लोबल साउथ का नेचुरल लीडर माना जाता है और आप आज देखिए, आज इधर रशिया भी बोलता है भारत हमारा अच्छा दोस्त है, उधर US भी बोलता है भारत हमारा अच्छा दोस्त है, इधर यूक्रेन भी बोलता है। एक ही देश है दुनिया में जो रशिया से बात कर सकता है, यूक्रेन से बात कर सकता है। एक ही देश है जो उधर नाटो से बात कर सकता है, इधर बाकी देशों से बात कर सकता है। तो सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो ग्लोबल साउथ जिसको कहा जाता है, ग्लोबल साउथ का नेचुरल लीडर तो है ही। और जो क्वाड में हमारा अभी देखिए सबसे ज़्यादा हमारा अभी खतरा है चाइना से, और चाइना दुनिया में एक दादागिरी करके अपना एक विस्तारवाद का जो नीति अपना रहा है।
इसको रोकने के लिए जो ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, आसियन कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम हो, या फिर अपने जो पड़ोसी देश हैं, भारत, सॉरी बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, ये सब भारत की तरफ देख रहे हैं कि चाइना का जो विस्तारवाद है, नीति है, जो दादागिरी है, इसको कैसे इससे बचा जाए, और इससे बचने का एक ही मात्र देश है जो हमको मदद कर सकता है, ये भारत है। तो मैं प्रधानमंत्री जी को, विशेषकर हमारे जो विदेश मंत्री जी हैं डॉक्टर जयशंकर जी का, मैं उनका बहुत बड़ा एक प्रशंसक हूँ, और वो चाइना में खुद एम्बेसडर रह चुके हैं, वो फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो उनके जो नीतियाँ हैं और उनका जो आज देश दुनिया भर में जो उनके जो आज सफलता का गुणगान हो रहा है। एक जब जिक्र छिड़ा है शालिनी की तरफ से G20 का, तो G20 में अनिल जी बहुत सारे जो है आर्थिक रूप से भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें बायोफ्यूल अलायंस जो है भारत ने तैयार किया। इसके अलावा भारत और पश्चिम एशिया और यूरोप तक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने को लेकर भी जो है एक करार किया गया। दो बड़े कदम G20 के दौरान लिए गए। क्या ये दोनों कदम इस बार के बजट में परिलक्षित होने वाले हैं, या आने वाले समय में हम देखेंगे आर्थिक रूप से हमारी जो हमारी नीति है, क्या उसमें ये परिलक्षित होने वाले हैं? क्या ये दो बड़े कदम? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेषता ये है कि जो चीज़ वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और G20 में जो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा निर्णय था, जिस पे इतने सारे कंट्रीज़ की सहमति बनी कि एक पूरा कॉरिडोर बनाया जाए, और ये जो CPEC का एक बहुत बड़ा जवाब है। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस ओर काम जरूर किया होगा, इस ओर ज़रूर पहल की होगी, और इसका लाभ भारत की अर्थव्यवस्था को आने वाले समय में बहुत बड़े रूप में मिलने जा रहा है। मैं जो कहता हूँ ना, माननीय प्रधानमंत्री जी दूरदर्शी, इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने भारत के इस प्रकार का सोचा ही नहीं कि एक हम इतना बड़ा कॉरिडोर बनाएं जिससे कि भारत की चीज़ें दूसरे देशों तक आसानी से जा सकें, और ये भारत के लिए चूँकि महत्वपूर्ण है, तो निश्चित रूप से इसके ऊपर कुछ ना कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम जरूर किया होगा, और ये बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हों, और न केवल भारत, कई देशों को फ़ायदा होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो वसुधैव कुटुंबकम की नीति है उसको भी और आगे बढ़ाएगा, और भारत के उन सभी देशों से संबंध आर्थिक और सामाजिक रूप से बेहतर करने में भी सहायक होगा। सुजीत जी, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम ईंधन और ऊर्जा की जो आपूर्ति है वो जो है उस काफ़ी कुछ विदेश पर हम निर्भर हैं, और प्रधानमंत्री जब भी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो ऊर्जा के क्षेत्र में भी किस तरह से भारत जो है आत्मनिर्भर बन पाए, उन कदमों का जिक्र करते हैं, और बहुत सारे कदम उठाए भी गए हैं। क्या प्रतिबिंब मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगी इसमें, और प्रधानमंत्री ने इसीलिए 22 जनवरी के अगले दिन प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की है, जिससे कि देश के सभी घरों में रूफटॉप पर एक सोलर पैनल लगे। जी, इसके बारे में मैं थोड़ा सा शालिनी जी बताना चाहता हूँ कि बायोफ्यूल अलायंस G20 में इसका अनाउंसमेंट किया गया, लेकिन इससे 3 साल पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका भी पहल भारत ने किया था फ्रांस के साथ मिलकर, और ये एक बहुत बड़ी सफलता थी विश्व में। और जो 2030 तक प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि जो भारत की जितनी ऊर्जा की जो रिक्वायरमेंट है उसका 50% ग्रीन एनर्जी, ग्रीन सोर्सेज से फुलफिल होंगे, जो करीबन 500 गीगावाट का जो ऊर्जा भारत में ग्रीन सोर्सेज से, हरित सोर्सेज से ये प्रोड्यूस किया जाएगा। और नेट जीरो का बात मैंने कहा कि 2070 तक हम लोग नेट जीरो बन जाएंगे। तो देखिए, अभी आज की डेट में 80% हमारी जो फ्यूल है, ऑयल नीड है, ये खाड़ी से आती है, मिडिल ईस्ट से आती है, और मिडिल ईस्ट का आप जानते ही हैं वो हमेशा अनरेस्ट में रहता है, और कई सारे हमारे अनफ्रेंडली कंट्रीज़ भी हैं मिडिल ईस्ट में। पाकिस्तान उनको सबको हमारे खिलाफ भड़काता रहता है OIC में। तो ये सब के चलते एक अगर हम लोग ये ग्रीन ग्रोथ का बात हो रहा है, इनफैक्ट 2022-23 के जो बजट में भी एक मैं बताना चाहता हूँ कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन का भी वित्त मंत्री जी ने ऐलान किया था। उसके लिए मुझे याद नहीं आ रहा कितना, करीबन 15-16 हज़ार करोड़ रुपया उसके लिए अनुदान का बात हुआ था। तो ये सब ये दर्शाता है कि देखिए, आगे चल के जो ग्लोबल साउथ का लीडर तो भारत बन ही चुका है, लेकिन जो ग्रीन सोर्सेज, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन ग्रोथ में भी भारत विश्व का एक लीडर बनेगा।
बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत बनने के साथ ही हम वसुधैव कुटुंबकम की भी बात कर रहे हैं और साथ ही जो हमारा भारत है वो युवाओं को आगे लेकर चलने की बात करता है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में परीक्षा पर चर्चा की, युवाओं को उनका मार्गदर्शन करने के लिए और उनको परीक्षा के तनाव से मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करते रहते हैं और हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री ने छात्रों से चर्चा की, अध्यापकों का भी मार्गदर्शन किया, साथ ही अभिभावकों को भी सलाह दी। इस पर क्या कहना चाहेंगे कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री की जो प्रक्रिया रही है, जो उनका नेतृत्व रहा है, उस पर क्या कहेंगे डॉक्टर अनिल? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हर क्षेत्र को छूते हैं जी। और जब परीक्षा पे चर्चा शुरू हुई थी उस समय बहुत कम रजिस्ट्रेशन हुआ था। इस बार ये रजिस्ट्रेशन करोड़ों में पहुंचा है। आप देखिए कि कितने करोड़ पेरेंट्स, छात्र, अध्यापक इसमें जुड़े और वो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो वो कहते हैं उसको मजबूती से एक्सेप्ट करते हैं और उस चीज़ों का से लाभान्वित होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में अकेले एक ऐसे नेता हैं जो लगातार मन की बात से 119वां एपिसोड अभी हुआ है कि जिसमें सामाजिक बात करते हैं, कोई उसमें राजनीतिक बात नहीं होती। और जो उन्होंने मन की बात में कहा, लोगों ने उसको माना, उसको एक्सेप्ट किया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल और एक खिलौनों के लिए कहा कि भारतीय खिलौने बहुत अच्छे हैं, उनको हमको क्रय करना चाहिए। जो खिलौनों की इंडस्ट्री की जो पूरा बिजनेस था जी, कई गुना बढ़ गया और जो हमारा विदेशों से हम लोग इंपोर्ट करते थे वो घट गया। तो निश्चित रूप से उनकी हर बात को लोग मानते हैं। स्वच्छता अभियान को उन्होंने बहुत अच्छे से हिंदुस्तान में शुरू कराया। आज हर जगह आप देखिए बहुत स्वच्छ पहले के मुकाबले रहने लग गया है और काम इस पे चल रहा है और उसकी वजह से बीमारियों में कमी आई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी मजबूत है, ज़बरदस्त है कि वो कोई बात कहते हैं तो उसको पूरा न केवल हिंदुस्तान, पूरा विश्व उसको मानता है। और यही एक लीडर की खूबी होती है, वो न केवल राजनीतिक, सामाजिक मुद्दों को भी छूते हैं। शिक्षा की बात यहाँ पर चल रही है तो शिक्षा पर खर्च को लेकर भी लगातार शिक्षा जगत से मांग उठती रही है। तकरीबन हम अभी अपने जीडीपी का 2-2.5% संभवतः खर्च कर रहे हैं। मांग ये उठती रही है सुजीत जी की 6% तो कम से कम खर्च होना चाहिए। तो क्या बजट में इस पर कुछ ध्यान दिया जाएगा? 6% तो नहीं, कुछ बढ़ाया जाएगा शिक्षा के लिए बजट? एक बात। और दूसरा, यहाँ पर शाली ने जिक्र किया नए नए कदम शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। हम लोगों ने विदेशी यूनिवर्सिटीज़, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें पढ़ने के लिए बड़ा खर्च करके छात्रों को बाहर जाना पड़ता था, उसको आसान बनाने के लिए उन यूनिवर्सिटीज़ को भारत में ही खोलने की छूट दे दी है। वो भी क्या एक टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात की जाए? सुजीत जी। प्रतिबिंब जी, मैं हर बजट में इस बारे में कहता हूँ। हर बजट में मुझे अपने पार्टी की तरफ से बोलने का मौका मिलता है और मैं शिक्षा और डिफेंस ये दोनों पे जरूर बोलता हूँ। 1960 में कोठारी कमीशन ने कहा था कि शिक्षा पे 6% खर्च होना चाहिए जीडीपी का। 60 साल हो गए, 65 साल हो गए, हमने अभी तक 3-3.5% ही खर्च किया। अगर राज्यों का खर्च को मिलाएंगे तो 4% के लगभग होता है। अभी भी बहुत दूर बाकी है। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी का और शिक्षा मंत्री जी का, जो हमारे राज्य से आते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी का, कि इस साल शिक्षा के बजट में काफ़ी उन्होंने बढ़ोतरी की है 2023-24 के जो बीई में, लेकिन काफ़ी नहीं है। ये मेरे को मैं शिक्षा के लिए मैं बोलूँगा, बाकी मेरे को हमेशा पूछते हैं बाकी लोग कि कहाँ से काटेंगे। शिक्षा में बढ़ने की आप बात करते हैं, लेकिन कहाँ से काटेंगे? डिफेंस से काटेंगे, स्वास्थ्य से काटेंगे, कहीं से काटेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर से काटेंगे। मैं बोलता हूँ मुझे नहीं पता कहाँ से काटेंगे, लेकिन शिक्षा में 6% खर्च होना ही है। अगर हम लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, विश्वगुरु का बात करते हैं, अमृतकाल का बात कर रहे हैं, हम लोग अभी 70 करोड़ युवाओं का बात कर रहे हैं, तो जब तक हम लोग शिक्षा पे और स्किलिंग पे
फोकस नहीं करेंगे तो ये नहीं हो सकता। लेकिन अनिल जी, ये जो 6% की बार जी, मैं आप ही से पूछता हूँ ये बात कि जो 6% की बार बार बात आती है या मांग की जाती है, और आपने कहा कि जो है मैं भी इस हक में हूं कि 6% खर्च होना चाहिए, लेकिन जो हम खर्च करते हैं 2.5-3% के आसपास जो शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं वो सरकारी आंकड़ा है। निजी क्षेत्र का भी इसमें सहयोग है और ज़्यादातर कह सकते हैं जो शिक्षण संस्थान है वो निजी हाथों में है। वो जो खर्च कर रहे हैं उसके आंकड़े इसमें समाहित नहीं है। अगर उसके आंकड़े भी समाहित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये 6% के आसपास पहुंच जाएगा। क्या ये बात सही है? नहीं, ये अगर मिलाएंगे तो भी ये 4% के आसपास आता है। मैंने कहा कि राज्य का जो शिक्षा पे जो खर्च है और निजी संस्थाओं का भी जो खर्च है, इसको भी अगर मिलाएंगे तो भी 4% से ज़्यादा नहीं होगा। और प्रतिबिंब जी, निजी संस्थाएं देखिए, आपका ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज में वो अपने व्यापार के हिसाब से उसको देखते हैं। आप मुझे बताइए कि कितने सारे निजी संस्थाएं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन पे खर्च करते हैं। जो एलिट स्कूल्स हैं, एलिट स्कूल्स में कितने बच्चे जा पाते हैं? बहुत ही कम बच्चे, जो अमीर बच्चे हैं वही जाते हैं। लेकिन जब तक हम लोग प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस नहीं करेंगे, सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस नहीं करेंगे, जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जिस पे फोकस दिया गया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ शिक्षा मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया 2020 में, ये गेम चेंजिंग होगा। एक्चुअली ये अगर हम लोग अच्छी तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो जो हमारा सपना है 2047 तक, ये जरूर पूरा होगा। लेकिन अनिल जी, एक बात ये भी सामने आती है कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में कॉरपोरेट का सहयोग लिया जाए, उनसे कहा जाए कि आप सहयोग का हाथ बढ़ाएं, तो स्थिति थोड़ा सा बेहतर हो सकती है शिक्षा क्षेत्र में, या फिर स्वर्णिम हो सकती है। देखिए, मैं मानता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा गुंजाइश है बजट बढ़ाने की, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, यूनिवर्सिटीज़ की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, IIM की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, यूनिवर्सिटीज़ में बढ़ोतरी हुई है, और उन्होंने इस मामले में जो फ़ॉरेन से लोग आना चाहते हैं उसको अलाउ किया है। तो ये और सबसे बड़ी बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिस पे काम होना शुरू हो गया है। इसमें मुझे लगता है आंकड़े बड़ा क्लियर नहीं है जो निजी क्षेत्र लगा रहा है। आज बहुत सारी पहले अगर आप देखें 9-10 साल पहले प्राइवेट क्षेत्र में सबसे ज़्यादा केवल मेडिकल कॉलेज थे, इंजीनियरिंग कॉलेज थे। आज पूरी यूनिवर्सिटी शुरू हो गई हैं जो ट्रेडिशनल जो हमारे कोर्सेज हैं उन पे भी काम किया जाता है। मैं खुद शिक्षा के क्षेत्र से आता हूँ। उत्तर प्रदेश में लगभग 25 नई यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं और वो प्रक्रिया जारी है। और अगर आप इसमें स्किल डेवलपमेंट, वो भी तो शिक्षा है, अगर आप स्किल डेवलपमेंट का बजट इसमें जोड़ लेंगे तो मुझे लगता है ये जो हम 6% की बात करते हैं लगभग वही होगा। बिल्कुल बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने के लिए सारी कवायद की जा रही है। थोड़ा सा इसमें कुछ बताना चाहता हूँ। अनिल भाई ने जैसे बताया, जो स्किल का बात, प्रधानमंत्री कौशल 4.0, इस पे भी काफ़ी अभी फोकस था पिछले बजट में। लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जो अनुसंधान है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें हम लोग बहुत पीछे हैं। अभी भी हमारा 0.7% GDP का खर्च होता है अनुसंधान में, जबकि चाइना में 2.2, इजराइल में 4.8, तो साउथ कोरिया में 4.5, USA में 3.3। तो ये देश जो विकसित देश माने जाते हैं, इनमें अनुसंधान पे काफ़ी खर्च होता है। और जब प्रधानमंत्री जी स्लोगान देते हैं कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, और अनुसंधान बिल भी पार्लियामेंट में पास हो चुका है, तो मुझे उम्मीद है कि आगे चल के हम लोग अनुसंधान पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और जबकि क्योंकि कोई भी देश विकसित तभी हो सकता है जब अनुसंधान पे, आप रिसर्च पे ही फोकस करेंगे, तभी इनोवेटिव और क्रिएटिव बन सकते हैं। और जी, एक अगर आर्थिक आंकड़ों को देखें हम, सुजीत जी और अनिल जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ सामने आई है। कर जो है संग्रह हमारा लगातार बढ़ा है, चाहे वो टैक्सीज की बात कर लें, GST की बात कर लें, लगातार बढ़ रहा है। और माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब कुछ कहते हैं या किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, लोग उन पर विश्वास करते हैं, और विश्वास करने का ही ये है कि हमारा टैक्स कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है। टैक्स कलेक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या कुछ टैक्सीज को लेकर कुछ छूट दी जाएगी? कुछ इस अंतरिम बजट में भी कुछ संभावना देख रहे हैं? GST को लेकर भी व्यापारियों को कहना है कि कुछ थोड़ा सा इसमें और रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए, जिससे व्यापारियों को भी लाभ हो और ये कलेक्शन जो है और भी ज़्यादा बढ़े समय के साथ। क्या इस पर भी कुछ हो सकता है क्या इस अंतरिम बजट में? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी जब कोई बात कहते हैं, लोग उस पर विश्वास करते हैं
और उसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो टैक्सेस में बढ़ोतरी है। जहां उन्होंने टैक्सेस को घटाया है, आप देखिए कॉरपोरेट टैक्स मुझे लगता है पूरे विश्व में इस समय हिंदुस्तान में सबसे कम है। आज लोग यहाँ पे उद्योग लगा रहे हैं। एक ज़माने में भारत, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, हम सब के हाथ में है मोबाइल फ़ोन, हम लगभग 100% इंपोर्ट करते थे। आज हम सेकंड बड़े लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं, तो उसमें टैक्सेस आ रहा है। लेकिन अगर हम टैक्सेस बढ़ा देंगे तो निश्चित रूप से जो विदेशों से हमारा फंड आ रहा है वो नहीं आएगा। हर चीज़ का एक प्रोपोर्शन है। और जैसे आपने जीएसटी की बात की, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से लागू किया है अब तक उसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं और आज लोगों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है। जो उसमें चेंजेस और रिक्वायर्ड हैं उन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में वो सारी चीज़ें लाई जाती हैं और जो व्यापारी भाई कहते हैं कि साहब इस पे काम होना चाहिए, उस पे निश्चित रूप से हम लोग काम करते हैं। और जीएसटी आने के बाद व्यापारियों का, स्पेशली जो छोटे व्यापारी हैं, उनका इंश्योरेंस किया गया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का एक बहुत बड़ा जो है डिसीज़न है कि जो छोटे व्यापारी हैं उनका भी अब इंश्योरेंस होने लग गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। आज कोई भी व्यापारी टैक्स चोरी नहीं करना चाहता, जबकि 2004 से पहले टैक्स चोरी का पूरा भारत में एक नेटवर्क था, एक उसकी संस्कृति थी। आज लोग खूब उदारता से टैक्स देते हैं और सरकार भी उस टैक्स को और मजबूती से इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही है, हेल्थ पे खर्च कर रही है। मुझे लगता है जो 23-24 का बजट था, ऑल टाइम हाई इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और निश्चित रूप से जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते हैं वो पैसा मल्टीपल होता है, उससे लोगों को फ़ायदा होता है, जीवन स्तर बेहतर होता है, सुविधाएं बेहतर मिलती है, उस सब का फ़ायदा पूरे सिस्टम को भी होता है। और उसी कारण से जब लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं तो लोग टैक्स भी बहुत स्वेच्छा से दे रहे हैं, जिससे टैक्स में बढ़ोतरी हो रही है। सुजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारी आधी आबादी के बारे में, बजट में आधी आबादी के लिए क्या कुछ रह सकता है, क्योंकि आज जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी एक महिला हैं। वो पहली बार नए संसद भवन में संयुक्त सत्र को संबोधित करने जा रही हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। वित्त मंत्री कल बजट पेश करेंगी, वो भी महिला हैं। और गणतंत्र दिवस परेड में भी नारी शक्ति का जलवा हम सभी ने देखा। तो आने वाले बजट से नारी शक्ति को क्या कुछ मिल सकता है? शालिनी जी, अगर आप मुझे परमिशन देंगे तो थोड़ा सा मैं जीएसटी पे बताना चाहता हूँ। मेरा ये आग्रह, मैं बिल्कुल सहमत हूँ अनिल भाई से। और अभी लोग स्वेच्छाकृत से अपना टैक्स भर रहे हैं। देखिए, पहले 2-2.5 करोड़ हमारी टैक्स एसेसिस थे, अब जो बढ़ के अभी 7.5-8 करोड़ हो चुका है। जीएसटी पे अभी जो छोटे व्यापारी हैं, 20 लाख तक जिनका कारोबार है, उन पे जीएसटी लागू नहीं है। मैं आग्रह करूंगा सरकार से इसको बढ़ा के कम से कम 2 करोड़ कीजिए, क्योंकि जो छोटे व्यापारी हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, ये हमारी जो अर्थव्यवस्था के जो बैकबोन है और यही जॉब्स क्रिएट करते हैं, यही वेल्थ क्रिएट करते हैं देश के लिए। तो इनको थोड़ा सा छूट दी जाए और जो भी जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है सरकार की, इसमें इनको एक विशेष इनके लिए एक प्रावधान किया जाए कि जो छोटे व्यापारी हैं, स्टार्टअप्स हैं, इन पर सरकार कम से कम 50% अपना प्रोक्योरमेंट करेगी। यही मेरी आग्रह है। जहाँ तक बात है नारी शक्ति का, तो अभी जहाँ पे हमारे चंद्रयान पहुँचा था उसको हम लोग शिव शक्ति कहे, तो अभी नारी शक्ति पूरी देश देख रही है। और अभी देखिए आप हर क्षेत्र में हमारी जो महिलाएं हैं ये आगे आ रहे हैं और इसी के वजह से ही देश विकसित बनेगा। युवा जो है 70 करोड़ युवाओं का बात मैंने किया, यही आगे चल के 2047 तक यही देश के जो भार संभालेंगे। तो बजट में पिछले सालों में भी हमने देखा है कि युवाओं पे, जैसे मैंने पीएम कौशल का बात किया, मैंने शिक्षा का बात किया, कई सारी योजनाएं हैं जिसमें डिजिटाइजेशन का बात किया। डिजिटाइजेशन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है अपने महिलाओं को, अपने माताओं को, क्योंकि उनको बैंक जाना नहीं पड़ रहा है, उनको कहीं और जाना नहीं पड़ रहा है, उनको अपने घर में बैठ के ही वो अपना कारोबार का छोटे कारोबार शुरू कर पा रही हैं। तो ये सब चलते मैं बहुत मतलब मैं उम्मीदवार हूँ कि देश बहुत सही दिशा में जा रहा है। जी, आपने डिजिटल इंडिया की बात की है। डिजिटल इंडिया, आप मुस्कुरा रहे हैं, जरूर आप कुछ कहना चाहते हैं। मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत लॉन्ग टाइम पेंडिंग महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसमें महिलाओं की 33% भागीदारी,
लोकसभा और विधानसभाओं में सुनिश्चित की गई है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण है और उनकी नीति और नीयत स्पष्ट है और वो चाहते हैं कि देश की आधी आबादी कंधे से कंधा मिला के देश की प्रगति में सहायक हो। और मुझे खुशी है कि आज हर क्षेत्र में, चाहे वो चंद्रयान हो, अभी आपने खुद ही कहा कि जिस प्रकार से राजपथ पे जो कर्तव्य पथ अब हो गया है, उस पे नारी शक्ति का जो परेड थी उसमें सब। जी हाँ, हमें रोकना पड़ेगा, सीधा हम चलते हैं और प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं। परंपरा का निर्वाह प्रधानमंत्री सत्र शुरू होने से पहले संबोधित करते हैं। आप सभी को 2024 के वर्ष का राम राम। साथियों, इस नए संसद भवन में जो पहला सत्र हुआ था, उसके आखिर में इस संसद ने एक बहुत ही गरिमापूर्ण फैसला लिया था और वो फैसला था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और उसके बाद 26 जनवरी को भी हमने देखा किस प्रकार से देश ने कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति के सामर्थ्य को, नारी शक्ति के शौर्य को, नारी शक्ति के संकल्प की शक्ति को अनुभव किया। और आज बजट सत्र का आरंभ हो रहा है, तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मार्गदर्शन और कल निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इंटरिम बजट एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि गत 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सूझा, उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं, तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने जो किया। अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा। लेकिन विरोध का स्वर तीखा क्यों ना हो, आलोचना तीखी से तीखी क्यों ना हो, लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से सदन को लाभान्वित किया होगा, उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा। आने वाले दिनों में भी जब सदन की चर्चाएं कोई देखेगा, तो उनका एक एक शब्द इतिहास की तवारीख बन करके उजागर होगा। और इसलिए जिन्होंने भले विरोध का किया होगा, लेकिन बुद्धि प्रतिभा का
दर्शन कराया होगा, देश के सामान्य मानवीय के हितों का कंसर्न दिखाया होगा, हमारे खिलाफ तीखे से तीखी प्रतिक्रिया की होगी। उसके बावजूद भी मैं अवश्य मानता हूं कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, लोकतंत्र प्रेमी सभी लोग इस व्यवहार की सराहना करते होंगे, लेकिन जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता, हुड़दंग, शरारतपूर्ण व्यवहार ये जो किया होगा, उनको शायद ही कोई याद करे। लेकिन अब ये बजट सत्र अवसर है, पश्चाताप का भी अवसर है, कुछ अच्छे फुटप्रिंट छोड़ने का भी अवसर है। तो मैं ऐसे सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए, उत्तम से उत्तम परफॉर्म कीजिए, देश हित में उत्तम से उत्तम अपने विचारों का लाभ सदन को दें और देश को भी उत्साह और उमंग से भर दें। मुझे विश्वास है, आप तो जानते ही हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सबके सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है। साथियों, मुझे विश्वास है कि देश नित्य प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, सर्व समावेशक विकास हो रहा है। ये यात्रा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निरंतर बनी रहेगी। इसी विश्वास के साथ फिर आप सभी को मेरा राम राम। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हुए मीडिया को, और उन्होंने, हम लोग चर्चा कर ही रहे थे स्टूडियो के भीतर कि किस तरीके से नारी शक्ति के विस्तार पर लगातार जो है जोर रहता है प्रधानमंत्री का। और उन्होंने शुरुआत ही अपने उद्बोधन की नारी वंदन अधिनियम जो है उससे की सुजीत जी, और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होगा वो एक नारी हैं। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्री कल जो है 1 तारीख को वित्त बजट पेश करेंगी, अंतरिम सही, लेकिन वो भी एक नारी शक्ति की एक बहुत बड़ी प्रतीक हैं। बिल्कुल, ये एक संयोग ही माना जाएगा कि राष्ट्रपति जी भी नारी हैं और वित्त मंत्री जी जो कल अपने बजट पेश करेंगी वो भी नारी हैं, और पिछले सत्र में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का भी जो वुमेन रिजर्वेशन बिल वो पास किया गया था, तो बहुत बड़ा संयोग है। और प्रधानमंत्री जी ने पॉजिटिविटी की बात कही, सकारात्मक, सारे पार्टी कैसे देश की विकास के लिए सकारात्मक भूमिका कैसे चयन करेंगे और सब मिलके कैसे देश के विकास में सबकी विकास, सर्वांगीण विकास की बात उन्होंने कही। तो ये एक पॉजिटिविटी की मैसेज है, और मैं मानता हूँ कि ये एक उनका चुनावी एक तरह से भी तो उसमें थोड़ा सा झलक था उनके अभिभाषण में। उन्होंने राम राम कहा और जो कहा कि पिछले 10 साल में जो एक पॉजिटिविटी, एक जो विकास है उसका भी उल्लेख किया। तो जाहिर है ये क्योंकि चुनावी साल है और ये छोटा बजट है, अंतरिम बजट है चुनाव से पहले, तो जायज़ है कि प्रधानमंत्री जी थोड़ा उसको चुनावी उसमें भी लिखाएंगे। और अगर परंपराओं की बात करें तो नई परंपराएं भी जो हैं गढ़ी गई हैं, तय की गई हैं, और संसद का ये नया भवन, इसमें भी नई शुरुआत की गई है, जिसमें एक हमारे प्राचीन लोकतांत्रिक वैभव का प्रतीक सेंगोल है। आज वो सेंगोल फिर से स्थापित किया जाएगा। वो कितनी महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण परंपरा है? महत्वपूर्ण, देखिए ये हमारी देश की संस्कृति परंपरा ये तो सर्वोपरि है। 10,000 साल पुराना हमारी संस्कृति परंपरा है और ये सरकार को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जो हमारी प्राचीन संस्कृति परंपरा जो लोग धीरे धीरे भूलने लगे थे और जो पाश्चात्य सभ्यता को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे, अभी धीरे धीरे ये सब अपने ही देश के लोग अभी अपनी परंपरा, अपनी पुरानी सभ्यता को याद कर रहे हैं और उन पर गर्व महसूस कर रहे हैं। और ये हम लोग उड़ीसा में भी देख रहे हैं। अभी जैसे अब उड़ीसा में जगन्नाथ जी का एक परिक्रमा प्रकल्प अभी शुरुआत हुआ जनवरी 17 को, तो ये एक बहुत बड़ी हमारी संस्कृति, जो जगन्नाथ संस्कृति है उड़ीसा में, हिंदुओं की आस्था का प्रतीक हैं जगन्नाथ जी, तो इस पे भी बहुत सारा काम हुआ था, तो मैं इसलिए धन्यवाद दूंगा। बिल्कुल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दोनों सदनों के महासचिव के साथ सिंगोल को लेकर गजद्वार तक काफिले का नेतृत्व करेंगे और उसके साथ ही उसके थोड़ी देर बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष वहां पहुंचेंगे और सिंगोल को संसद भवन में ले जाया जाएगा। आपसे जानना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री ने जो कहा कि उन्होंने बजट सत्र को एक अवसर बताया और कहा कि जो देश की प्रगति के लिए चर्चा करने का एक अवसर होता है सांसदों के पास, तो वो व्यवधान पैदा न करें और शांति से और निर्बाध रूप से सत्र को चलने दें। छोटा सत्र है लेकिन महत्वपूर्ण है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पहले अभी हम लोग देखें पिछले 2-3 साल में बहुत सारे सत्र जो वॉश आउट हो गए हैं, ये जो डिसरप्शन और जो विशेषकर जो विपक्ष पार्टियां हैं ये चलने नहीं दिए हैं संसद को, तो इस पे देश का ही नुकसान होता है। जब सांसद आते हैं संसद में तो लोगों की उम्मीद रहती है कि हमारे सांसद जा रहे हैं, हमारे क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, हमारी जो समस्याएं हैं इनके बारे में संसद में बात करेंगे, और जब वॉश आउट हो जाता है, जब डिसरप्शन होता है, संसद चल नहीं पाता है, तो इससे बहुत बड़ी, जो हम लोग पहले बार जो सांसद बन के आए हैं, विशेषकर हम जैसे लोगों के लिए ये बहुत एक दुख का बात होता है। तो ये मैं भी उम्मीद रखूँगा कि संसद ठीक से चलेगा और ये बहुत बड़ा अवसर है। बजट तो देश का होता है, कोई राजनीतिक दल का नहीं होता है, ये तो देश के लिए पेश किया जाता है बजट। तो आप अपना बात रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आप सरकार के हर बात पे आप सहमत होंगे। देखिए, हमारी पार्टी बहुत आलोचना करती है सरकार की, लेकिन जहाँ पे हमको लगता है कि कोई जनहित में बात है, कोई देश हित में बात है, तो हम लोग सरकार का पूरा सपोर्ट करते हैं। लेकिन जहाँ लगता है हम लोग कि नहीं, सरकार की आलोचना होनी चाहिए, खूब जम के आलोचना करते हैं। लेकिन हम लोग कभी वेल पे नहीं जाते हैं, कभी शोर शराबा नहीं करते हैं, कभी डिसरप्शन पे विश्वास नहीं करते हैं। ये हमारी पार्टी की परंपरा रही है, 24 साल हो गया आज तक, कभी भी हम लोग वेल में नहीं गए हैं। और तो जन आकांक्षाएं भी कहीं ना कहीं जुड़ी रहती हैं अपने जनप्रतिनिधि से कि उनका जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं उनके क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करेगा, उनका निराकरण किस तरीके से संसद के माध्यम से हो सकता है उसका प्रयास करेगा। जब ये ना करके उनका जनप्रतिनिधि शोरगुल करता है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया भी है, इससे पहले भी कर चुके हैं, तब कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगती है। जी हाँ, राष्ट्रपति पहुंच गई हैं। अभी राष्ट्रपति भवन से निकल रहे हैं, उनके साथ उनका काफिला होगा और थोड़ी ही देर में वो संसद भवन पहुंचेंगी। उससे पहले संसद भवन परिसर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दोनों सदनों के महासचिव के साथ सिंगोल को गज द्वार तक ले जाने वाले काफिले का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे और साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी गज द्वार पर पहुंचेंगे। आप देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति भवन से उनका काफिला संसद भवन परिसर की ओर प्रस्थान करने जा रहा है। जी हाँ, हमारी विरासत, हमारी परंपरा और उसके दृश्य आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं संसद टीवी के माध्यम से। और ये वृहद दृश्य आपको राष्ट्रपति भवन से नज़र आ रहे हैं। राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ से निकलकर वो पहुँचेंगी संसद भवन, जहाँ पर उनकी अगवानी करेंगे राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति के पीछे आप देख सकते हैं सैन्य सचिव और सैन्य उप सचिव भी धीरे धीरे राष्ट्रपति भवन से बाहर आएं। अब उन्हें सैल्यूट दिया जाएगा।
Rocket salute! Madras! राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नए संसद भवन पहुंचेंगी इस ऐतिहासिक बग्गी में। और साथ ही उनके प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स यानी घुड़सवार अंगरक्षक ऐतिहासिक पल ये। राष्ट्रपति जो कि देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, साथ ही पहली नागरिक देश की, वो प्रस्थान कर रही हैं नए संसद भवन की तरफ अभिभाषण के लिए। राष्ट्रपति का कारवा अब धीरे धीरे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से अब आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें संसद भवन परिसर से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आप देख सकते हैं लोकसभा के भीतर, और इस सेंगोल के साथ वो बाहर आते हुए राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे। ये सांस्कृतिक धरोहर, हमारी लोकतांत्रिक विरासत का प्रतीक सेंगोल, और इस सेंगोल के साथ लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा से बाहर आते हुए, जैसा कि हम पहले आपको दिखा रहे थे कि राष्ट्रपति भवन से निकल चुकी हैं संसद भवन पहुंचने के लिए, और लोकसभा अध्यक्ष उनकी अगवानी के लिए पहुंच रहे हैं सेंगोल के साथ। एक नई परंपरा, एक प्राचीन विरासत। हम आपको बता दें कि पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा को संवैध रूप से पहली बार इस संसद के नए भवन में आज एड्रेस करने वाली हैं। उनका अभिभाषण होगा। संसद के नए भवन में ये पहला अभिभाषण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उच्च सदन और निचले सदन दोनों ही सदनों के सभी सदस्यों को आज संबोधित करेंगी, और बाकायदा प्रारंभ हो जाएगा बजट सत्र। आयरन गेट एक मुख्य पहचान में से एक राष्ट्रपति भवन की, और उससे ये काफिला धीरे धीरे बाहर आते हुए राष्ट्रपति भवन से आगे रायसेना हिल्स की तरफ बढ़ता हुआ
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये काफिला, जिसमें आगे चल रहे हैं राष्ट्रपति के घुड़सवार अंगरक्षक, और रुक लेते हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि। जी हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन पहुंचती हुई विशाल कारवां आप देख सकते हैं, घोड़ों की टाप और स्टाफ के बीच ये कारवां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर पहुंचता हुआ संसद भवन। एक ऐसी परंपरा जिसका निर्वहन हम हर साल बजट सत्र से पहले देखते हैं, जब राष्ट्रपति का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर से संसद भवन परिसर की ओर प्रस्थान करता है। बेहद विशाल कारवां जिसमें सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर के अंगरक्षक दल के साथ राष्ट्रपति, जो कि देश की सेना के सर्वोच्च कमांडर हैं, देश की पहली नागरिक भी हैं, वो संसद भवन परिसर की ओर प्रस्थान कर रही हैं। आप देख सकते हैं लाल रंग के वस्त्रों में सजे घुड़सवार, जो कि राष्ट्रपति के अंगरक्षक हैं, वो संसद भवन परिसर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और आज एक नई परंपरा की नींव भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रखने वाली हैं। संसद के नए भवन में पहली बार अपने अभिभाषण में दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं, प्राचीन वैभव और आधुनिक नवीनता की बात, उसका सामंजस्य बजट के इस सत्र के दौरान भी, जो कि ये अंतरिम बजट है और इस सरकार का चुनाव से पूर्व ये अंतिम बजट भी है। और जैसा कि एक परंपरा है, बजट सत्र का प्रारंभ राष्ट्रपति के अभिभाषण से होता है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसी के लिए राष्ट्रपति भवन से निकलकर संसद भवन पहुंचती हुई विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। मौसम की धुंध में धुंधली सी नजर आती ये तस्वीर बेहद खास है, क्योंकि यहाँ दिख रही है वो परंपरा जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन से संसद भवन परिसर की ओर प्रस्थान कर रही हैं। हमारे प्राचीन लोकतांत्रिक मूल्य और आधुनिक परंपरा का समावेश आज इस बजट सत्र में देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति का कारवां धीरे धीरे संसद भवन की ओर बढ़ता हुआ और कुछ ही क्षणों में राष्ट्रपति का ये कारवां पहुंचने वाला है संसद भवन, और संसद भवन में उनकी अगवानी होगी। और जैसा कि कुछ देर पूर्व हमने दिखाए थे सजीव चित्र, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्राचीन और वैभवशाली सेंगोल के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी के लिए संसद भवन के मुहाने पर पहुंच रहे थे। और इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कारवां की, जो कि पहुंच रहा है राष्ट्रपति भवन से निकलकर संसद भवन। संसद भवन में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे। धीरे धीरे ये काफिला बढ़ रहा है संसद भवन की ओर। जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आज से बजट सत्र का प्रारंभ होगा राष्ट्रपति के अभिभाषण से, और कल 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। और राष्ट्रपति का ये कारवां प्रवेश करता हुआ धीरे धीरे उस मार्ग की ओर जहां मुहाने पर है
संसद भवन। विशाल कारवां धीरे धीरे अग्रसर होता हुआ संसद भवन की ओर और बग्गी में बैठी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार संसद के नए भवन में दोनों सदनों के माननीय सांसदों को एक साथ आज संबोधित करने वाली है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। विहंगम दृश्य, जैसा कि शालिनी बता रही थी कि दिल्ली का मौसम बहुत ठंडा है, धुंध है और उस धुंध और ठंड को चीरता हुआ ये कारवां पहुंचता हुआ संसद भवन। संसद भवन यानी कि संसद के नए भवन में आज संवेद रूप से दोनों सदनों के माननीय सांसदों को पहली बार राष्ट्रपति आज संबोधित करेंगी। उनके अभिभाषण से शुरू होगा बजट सत्र। कुछ क्षण में राष्ट्रपति का ये कारवां पहुंचने वाला है संसद भवन के भीतर। जी हां, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। बजट पेश होने से पहले एक आर्थिक सर्वे नहीं बल्कि आर्थिक रिपोर्ट भी पेश की गई है और जिसमें बताया गया है कि 3 साल के भीतर $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। एक सुनहरी तस्वीर भारत की अर्थव्यवस्था की सामने आती हुई और ये तस्वीर कितनी विहंगम होने वाली है आने वाले समय में, उसका प्रतिबिंब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कल जो अंतरिम बजट पेश किया जाएगा उसमें परिलक्षित होगा। और राष्ट्रपति का कारवां धीरे धीरे बढ़ता हुआ संसद भवन की ओर, ये तस्वीरें और आप देख सकते हैं संसद भवन के भीतर प्रवेश करता हुआ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कारवां। कुछ क्षण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन के प्रवेश द्वार पर होंगी। और ये आवाज़ें बढ़ती हुई घोड़ों की टाप की और घोड़ों की टाप के बीच ये कारवां पहुंच गया है संसद भवन के अहाते में। गजद्वार पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी करेंगे। आप देख रहे हैं तस्वीरों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला जो संसद भवन परिसर में पहुंच चुका है। और इस अगवानी के समय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास रहेगा प्राचीन और भारतीय लोकतांत्रिक वैभव का प्रतीक सेंगोल।
संसद भवन की नई इमारत का वैभव नज़र आता हुआ और संसद भवन की इस नई इमारत में पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को एक साथ पहली बार संबोधित करने वाली हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। राष्ट्रपति का कारवा पहुंच गया है संसद भवन। जैसा कि हम बता रहे हैं, संसद भवन में उनकी अगवानी होगी राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अगवानी करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष के पास होगा भारत के लोकतांत्रिक वैभव का प्रतीक सेंगोल। बग्घी से बाहर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उनके अंगरक्षक बाहर आए। और अभिवादन स्वीकार करती हुई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे होंगे, लोकसभा अध्यक्ष आपको नजर आ रहे होंगे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साथ में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष। आज राष्ट्रपति का अभिभाषण होने जा रहा है। ये आप देख सकते हैं पवित्र सेंगोल को लेकर आगे बढ़ते हुए साथ में राष्ट्रपति हैं। सेंगोल को स्थापित किया जाएगा सदन के भीतर। भारतीय वैभवशाली लोकतंत्र का प्रतीक है ये सेंगोल। जी हाँ, ये संसद भवन का अहाता जगमगाता हुआ प्रकाश से प्रकाशमान। और अब सदन के भीतर प्रवेश करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, साथ में माननीय सभासदों, महामहिम राष्ट्रपति जी,